नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी जाटलैंड की जंग। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग के ऐलान के बाद आज पहले चरण के लिए नामांकन का दिन था और यूपी में 80 लोकसभा सीटों में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण की जंग में जाटलैंड की 8 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को जाटलैंड प्रचंड जीत मिली थी और 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाटलैंड में बड़ा नुकसान हुआ था और ऐसे में 2024 में जाटलैंड की जंग कई मायनों में खास हो जाती है। जाटलैंड में इस बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी के विरोध में आरएलडी थी और बीएसपी और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। ऐसे में इस बार पश्चिमी यूपी का जाट किस दल की खाट खड़ी करेगा और किस दल के ठाट बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए चुनावी बिसात पर हर सियासी दल की मोहरे तैयार हो रहे हैं। सत्ता और सिंहासन की लड़ाई का आगाज हो चुका है, जिसमें 80 सीटों वाले प्रदेश यूपी में सभी सियासी दलों की नजर है, जिसमें जाटलैंड सबसे अहम है, जहां पहले चरण के लिए 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट की चोट होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थीं, लेकिन इस बार बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना और जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का टेस्ट होना है। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा को पीडीए के समर्थन से साइकिल दौड़ने की आस है। जाटलैंड के मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समर्थन से साइकिल दौड़ने की आस। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसी सीटों पर पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा होगी। ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ था। इनमें से भी अधिकतर सीटें पश्चिमी यूपी की थी। 2019 में बीजेपी पीलीभीत, कैराना, मुजफ्फरनगर सीटें ही जीत सकी थी। मुजफ्फरनगर में बड़े मुकाबले के जीत का अंतर 6,526 वोट का था। पीलीभीत में वरुण गांधी 2,66,000 वोट के अंतर से जीते थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1 लाख से नीचे ही रहा। रामपुर सीट भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। बीएसपी 3 सीटें सहारनपुर, बिजनौर और नगीना जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर सीट जीती थी। सपा बसपा की 5 में से 2 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख के पार था। पिछले चुनाव में इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी। इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनाव मैदान पर है।
गठबंधनों में बदले गणित से सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। जयंत के साथ अगर जाट वोट बैंक भी बीजेपी के साथ जाता है और बसपा अपना वोट बैंक बचाने में सफल रहती है तो सपा कांग्रेस गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो 2024 के महासमर को लेकर महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहा जाए जब से एनडीए में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी तब से जाट वोट बैंक की किसके खाते में जाने वाला है या किसको इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा मिलेगा और गठबंधन को जाटलैंड को लेकर क्या कुछ स्थिति रहेगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कृष्णा पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद साजिद हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अतुल सिंह हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता मनदीप सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं मनदीप सिंह जी। जब से एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हुए हैं तो जाटलैंड को लेकर, जाटलैंड के वोट बैंक को लेकर एक कयासबाजी का जो दौर शुरू हो गया है उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? जहां तक जात पात की बात की जाए, जहां जातियों की बात की जाए, वहां हमारे पार्टी के नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया मेरी कोई जात नहीं है, मेरी जात केवल गरीब, शोषित, युवा, महिला और इस देश के किसान, ये मेरी जात है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हर जगह सब अपने अपने वोट बैंक को लेकर बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे पिछली बार जब राष्ट्रीय लोक दल के साथ ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलों ने जब आपस में समझौता किया था तो निश्चित तौर पे इनको फायदा हुआ था। लेकिन उसके बदले में राष्ट्रीय लोक दल ने देखा और वहां के जाट समाज ने देखा कि उनको मिला क्या, इनका साथ देकर, इनके साथ रहकर इनको मिला क्या, तो उन्होंने एनडीए के साथ जाने का निर्णय लिया। और भारतीय जनता पार्टी केवल इन चुनावों को लेकर नहीं, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व में इन जाट समाज के लोगों को जगह दी है। आज हम सब गौरवान्वित हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ही एक जाट नेता के रूप में एक जाट परिवार से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी जाट समाज से आते हैं। 3 हमने 2 मंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में और कई मंत्री बनाने का काम हमने अपने केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए कोई नए नहीं, ठीक है, ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है बीजेपी का, इस पर वो कितनी खरी उतरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा बीजेपी को कि 2019 में 9 सीटों में अगर हार हुई थी तो उसको लेकर भी थोड़ा सा उस हिसाब से भी सोचने की जरूरत है। जाटलैंड में कमल खिला पाना इतना आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण रहा है सभी राजनीतिक दलों के लिए। रुक कर लेते हैं सपा प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जी का। मोहम्मद साजिद जी, क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जाटलैंड को लेकर पीडीए की साइकिल जो है क्या असर दिखाएगी जाटलैंड में? देखिए, जाट और बेसिक रूप से जाट और सिख जो है वो किसान है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो किसानों को बर्बाद कर दिया है। आप हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वाला देश बन चुका है। आप महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी देखिए, लगातार लोग किसान जो है वो कर्ज के तले डूबे हुए या तमाम अन्य किसान विरोधी नीतियों के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोग बर्बाद हैं, अपनी फसलें जो है वो बेच रहे हैं। पहले से जो है वो लोगों से पैसा ले आते हैं, लालाओं से और तमाम लोगों से, और उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो वो वही लोग ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2016 में कि साहब जो है वो किसानों की आय दुगनी होगी, और बरेली में एक IBRI है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और ये तमाम संस्था के जो है वो झांसी कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और उसमें कृषि वैज्ञानिक जुड़े थे, और मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया कि किसानों की आय दुगनी की जाए। लेकिन कोई भी ऐसा वो नहीं कर पाई है, क्योंकि इनके पास केवल बातें हैं, जुगले हैं, लेकिन प्लान नहीं। प्लान
जमीन पर उतारने के लिए जो है वो ब्रेन चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है और लोगों की, किसानों की जिनकी समस्या है उनसे बात करनी पड़ती है। लेकिन ये किसान विरोधी है। आप देख ही रहे हैं लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और बल्कि जब वो अपनी बात कहना आना चाहते हैं तो वहां दिल्ली में घुसने से पहले या और राज्यों में आने से पहले उन पे जो है वो रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और गोलियां और रास्ते में कीलें पत्थर बिछा दिए जाते हैं कि वो आ नहीं पाए। उन पे एक जुल्म ऐसा होता है जैसे कि वो कोई दूसरे दुश्मन देश के हैं और वो साहब वहां से आना चाहते हैं, जबकि वो भी हमारे भाई हैं। अभी रुकना चाहेंगे मोहम्मद साजिद जी, वापसी करेंगे। नैनीताल का रुख करते हैं सीधे। उत्तराखंड के सीएम इस वक्त कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अनेक स्वास्थ्य की सेवाएं मिली है, रेल हमको नहीं मिली है, हवाई सेवाएं नहीं मिली है। आप देख रहे होंगे हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी, चंपावत, यहाँ के लिए अभी हेली सेवा प्रारंभ हो रहा है। टनकपुर का हमारा हवाई अड्डा यहाँ बन रहा है, इसी जिले में हमारा एम्स बनने जा रहा है। तो ऐसे अनेक कार्य तेजी से उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड राज्य में हमने भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे सिख भाइयों के कल में बहुत बड़े कार्यक्रम में सत्य समागम में वहाँ काशीपुर में गया था, तो वहाँ मैंने जिक्र किया हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। करतार सिंह कॉरिडोर जाने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजना से अब कोई भी वहां के दर्शन कर सकता है। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम आज संपन्न हो रहा है। चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो या गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम देश के अंदर हुए। साहबजादों के जन्म दिवस पर वीर बाल दिवस देश के अंदर पहली बार पूरी दुनिया को उनकी जो शहादत थी, उनका जो बलिदान था, जो उनका उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करना, अपनी शहादत दे देना, जिंदे जीते जी जो है दीवारों पर चुना जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को बहुत पहले ले जाया जाना चाहिए था, इतिहास में अंकित किया जाना चाहिए था, उसको अंकित नहीं किया गया। यह काम भी किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे अनेकों काम। तो उत्तराखंड से तो उनका बहुत लगाव शुरू से रहा। चाहे चार धाम इस प्रकार से बढ़े, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हुआ है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हुआ है, हेमकुंड साहब रोपवे बना है, केदारनाथ का रोपवे बना है, सड़कें बनी है। यहाँ भी हमारे यहाँ आने वाले समय में इस प्रकार से सड़क तेजी से आज दुर्गी तक, लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग आदि कैलाश तक की यात्रा सड़क मार्ग से यहीं से करेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से करेंगे। उस पर तेजी से काम चल रहा है। ये काम उन्हीं के कारण संभव हुआ। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जौलीको आदि कैलाश की यात्रा की, पिथौरागढ़ आए, जागेश्वर धाम गए, मायावती आने का भी कार्यक्रम था चंपावत में, लेकिन अगले दिन कोई कार्यक्रम होने के कारण से वो समय की कमी हो गई, इसलिए मायावती आश्रम नहीं पहुंच पाए, लोहाघाट में मायावती आश्रम। तो उनका विशेष लगाव उत्तराखंड की धरती से रहा है। उसके कारण से उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते, हर चुनाव में लोगों ने मोदी जी को अपने परिवार का मानते हुए, क्योंकि मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर 5 सीटें 2014 में, पांचों की 5 सीटें 2019 में यहां से जिताकर गई। लेकिन हर 14 से 14 और 19 में अंतर यह था कि 14 में जितने वोट मिले थे उससे अधिक वोट 2019 में मिले। इसलिए हम सबके इस चुनाव में ये चुनौती भी है कि 2019 से भी ज्यादा मतों से इस बार हमने यहां से जिताकर भेजना है। क्योंकि जो लोग चुनाव में काम करते हैं उनमें सबको पता है कि 14 में जितने मत मिले थे
19 में उससे ज्यादा मिले थे, 19 में बहुत ज्यादा मिले थे। इसलिए 24 के लिए हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है और साथ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे जनरल जी बोल रहे थे और उधर से हमारे गोयल जी बोल रहे थे कि आज देश में अनेक काम ऐसे हो रहे हैं जिसका सौभाग्य देवभूमि को मिल रहा है। देवभूमि उसमें आगे बढ़कर जो है काम कर रही है। मैं मुख्य सेवक हूँ तो मेरा काम जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, चाहे आज वो समान नागरिक संहिता प्रदेश के अंदर उसका विधेयक बनाना हो, उसका कानून बनाना हो, इसको माननीय राष्ट्रपति जी ने भी जितना अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, उन्होंने भी हमको उसका अनुमोदन दे दिया है। जल्दी तो कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए नजर आए, नैनीताल पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र किया। चर्चा में वापस लौटते हैं। 2024 का महासमर, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अतुल सिंह का। अतुल सिंह जी, पश्चिमी यूपी का जाट अब किस दल की खाट खड़ी करेगा? किसको फायदा, किसको नुकसान? चाहे जिस जात के लोग हों, चाहे जिस धर्म के लोग हों, सब राहुल गांधी जी के साथ। इस देश का युवा, किसान, व्यापारी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। रही बात जाटों की, जाट हमेशा न्याय के लिए लड़ा है, इतिहास जाटों का रहा है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो। अभी आपने देखा, क्योंकि जाट बहुतायत किसान है और इस देश के विकास में जाटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी को 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार याद नहीं आई, लेकिन जैसे चुनाव आया उनको इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल नहीं याद आई, आपको तो 70 साल सत्ता में रहते याद नहीं आई। आपको 70 साल रहते याद नहीं, हमको 10 साल में याद तो आई। कम से कम किसानों माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप किस मुंह से बात करते हैं? 70 सालों में आपको याद नहीं आई। मनदीप जी सुन लीजिए, भारत रत्न हमें कल भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न देने का काम किया। अभी आप बताइए, जाटों के लिए आपने क्या किया? पूरे 10 साल तक गाली देते रहे, जाटों को अपमानित करने का काम किया आपने। जब जयंत चौधरी जब किसानों की हत्या हुई थी लखीमपुर खीरी में, तो जयंत चौधरी ने किस तरह आंदोलन किया था, उनको किस तरह गिरफ्तार करके किस तरह अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सबने देखा, सबको याद है। लेकिन आज जयंत चौधरी जी क्यों चले गए, ये तो वही बता सकते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, आज उनको क्या हो गया कि वो चले गए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई विरोध करेगा, कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली, वहाँ के लोग अपने आप छोड़ते चले गए। ये आपको आत्मचिंतन करने का विषय है कि क्यों लोग आपको छोड़ते चले जा रहे हैं। लोग सैकड़ों की संख्या में लोग आज आपको छोड़ के जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं मनदीप जी आपका रुख करते हैं। अतुल जी, अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सोचने से पहले मुझे लगता है खुद आपकी पार्टी को सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से पुष्कर धामी जी बोल रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको पूछे 2022 में मुख्यमंत्री रहते, चुनाव हार गए, उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया? हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, क्यों बनाया? इसका भी जवाब देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, लेकिन जनता में इनकी क्या पैठ है, आप सबने देखा। 2022 के विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री चुनाव हारे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आज वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपसे बताऊं, जाट वैसे भी आप किसान हमारा भगवान है, इसके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने भी किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, इतिहास गवाह है।
70 सालों में कांग्रेस और जो भी सरकारें बहुत काम किया। किसान को सम्मान निधि देने का काम किसने किया है? अपमानित करने का काम आप अपमान में आप बताइए 70 सालों में एक योजना आप बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किसानों के हित में की हो। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10 साल में ही आपको सारा लेखा जोखा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक राज्य नहीं, आपके राष्ट्रीय लोकदल के नेता छोड़ के चले गए। उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए, जाटों के लिए, हर समाज के लिए। चलिए ठीक है, अतुल सिंह जी, अभी फिर से मौका मिलने वाला है। जनता और जन समर्थन एक बार फिर से मिलने वाला है। अब किसके विश्वास पे ये जनता का विश्वास खराब उतरेगा, किसके वादों पर, ये वक्त बेहद नजदीक आने वाला है और इसी की आप सब तैयारी कर रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मायने रखती हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णा पंडित जी का रुख कर लेते हैं। कृष्णा पंडित जी, भाई एक तरफ पीडीए विपक्ष इंडिया गठबंधन की जो साइकिल है या पीडीए का जो राग अलापा जा रहा है, दूसरी तरफ अब आरएलडी और जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना, क्योंकि जाटलैंड की जो जंग है वो इतनी आसान तो नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यह है कि जाटलैंड यानी चौधरी चरण सिंह जी की सियासी विरासत। जाटलैंड का मतलब ये चौधरी चरण जी का सियासी विरासत। बिल्कुल। अब हम गौर से देखेंगे तो चौधरी चरण जी ने जाट को एक सम्मान दिया, उन्होंने ही जाटलैंड बनाया। 2 बार यूपी के सीएम रहे, एक बार केंद्रीय मंत्री रहे, फिर उप प्रधानमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने, यहां तक पहुंचे। मतलब भारत के शीर्ष नेतृत्व में जाटों का एक जो बहुल्य भाव बना वो चौधरी चरण सिंह के माध्यम से बना। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, और एक कहावत बड़ी मशहूर है पश्चिम यूपी में कि जिसके जाट उसी की ठाट, बड़ी मशहूर है। मतलब जाट जिसके साथ हो लेते हैं उसी की सरकार देखने को मिलती है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि जिसने भी यूपी में हमको साधा, मतलब मेरे साथ हुए, निश्चित तौर पर सत्ता की गद्दी केंद्र की गलियारे से उन्हीं के साथ हो जाती है। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात, यूपी में आप देखेंगे कि चाहे मुजफ्फरनगर, कैराना, जितने भी पश्चिम में बुलंद बदायूं हो गया, आगरा हो गया, ये जो सीटें हैं वहां जो पूरे यूपी का 4% से जाटों की संख्या 17% हो जाती है। समीकरण समझने वाली बात है। पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ क्या था, ये जाट सपा के साथ थे। बिल्कुल। निश्चित तौर पर अब 2013 देखिए, जब जाट को वोट बैंक की तरह साधा गया और पूरी जाट ने अपनी ताकत दिखाई, ऐसा नहीं कि यूपी में ही जाट है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, कई जगह जाट है, लेकिन जो जाट यूपी के हैं निश्चित तौर पर आज उनको साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है बीजेपी भी और जो पीडीए है। अब ये लड़ाई यहाँ जाकर छिड़ी हुई है कि कैसे ये हमारे साथ जुड़ जाए। चुनाव के 4 दिन पहले बीजेपी ने आरएलडी प्रमुख को, जयंत चौधरी को ले आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कहीं न कहीं साधने वाली बात है। दूसरी तरफ पीडीए जो दलित को साधने की कोशिश कर रहा है कि जाट अगर हट गए तो दलित के रूप में जो 21 से 26% की संख्या में मौजूद है पश्चिम यूपी में, उनको धीरे से एक तरफ इंडिया गठबंधन, कृष्णा जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरा आरएलडी और बीजेपी का साथ, क्या कुछ आसार? निश्चित तौर पर बीजेपी को लाभ मिलने जा रहा है। जिन सीटों पे बीजेपी ने सियासत की बड़ी चाल चली है, समझने की बात है। पिछली बार किस सीट पे वो हारे हैं, कहीं न कहीं जाट की बगावत थी। आज जाट यदि साथ हैं तो किसान भी साथ हैं, क्योंकि ज्यादातर उपजाऊ भूमि उधर की है जिसको जाटलैंड कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, इसके तरीके से भी जाटलैंड कहा जाता है। दूसरी तरफ से जो जाट हैं निश्चित तौर पर जो है जयंत चौधरी के साथ हैं, और बीजेपी के जब गठबंधन हो गया तो पूरी तरीके से इनके साथ है, समर्थन दिए तभी गठबंधन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ सोचना सपा को है, पीडीए को है कि जो ये समीकरण बिछाकर चल रहे थे, इनके बिछाए हुए समीकरण में सेंध लग गया। बिल्कुल, सेंध मुश्किल यहाँ बढ़ गई। अब इनकी जो 8 सीटें थी जिसमें 4 बीएसपी और 4 सपा थी, वो भी सीटें अब इनकी सुरक्षित नहीं रही, वहां भी सेंध लगने के आसार दिख रहे हैं।
चलिए आगे कोई रणनीति मोहम्मद साजिद जी को रुक कर लेते हैं, क्योंकि चुनौती बड़ी है। समाजवादी पार्टी की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है, तो इसको लेकर अब जाट वोट बैंक भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की? जाट इंडिया गठबंधन के साथ है। वो देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए हमेशा आगे आया है और इस बार भी आएगा। और माननीय पत्रकार महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकार की हैसियत से ना बिठा के इन्हें भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से बिठा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी विचारधारा है। यदि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए गलत बात है। मैंने कभी कटाक्ष नहीं किया आपकी बातों में, मैंने कभी कटाक्ष नहीं किया। जो हैं, जो आसार नजर आ रहे हैं, अपना पक्ष है, ये व्यक्तिगत अधिकार है, तो अपना अधिकार का इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। अब अपनी बात को पूरा कर लें। बिना पृष्ठभूमि के हम कोई बात नहीं करते, बिना पृष्ठभूमि के। ठीक है मनदीप जी एक एक करके बोलिए। खुद में आंकना होगा, खुद को आंकना होगा, खुद की जमीन तलाशनी होगी आपको अपनी जमीन तलाशनी होगी। आप है कहाँ? ये वो लोग हैं जो ईवीएम को जहाँ ये जीत जाए वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ ये हार जाए वहाँ ईवीएम खराब है। ईवीएम का सवाल, विपक्ष का सवाल हमेशा से ईवीएम को लेकर रहा है। मोहम्मद साजिद, सवाल ये नहीं था। मोहम्मद साजिद, मैं खुद 22 साल पत्रकार रहा हूँ, लेकिन जब तक पत्रकार रहा निष्पक्ष रहा हूँ। मैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे आप जितना जानते होंगे उतना जानिए। ठीक है कृष्णा पंडित जी, नहीं जितना कृष्णा पंडित जी, ठीक है। हमारे पत्रकारिता में प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते। मोहम्मद साजिद जी, हमारा सवाल आपसे था। जी जो कह रहे थे ना कि ईवीएम वाला, अगर इनको ईवीएम नहीं जिता रही है, इनको जनता जिता रही है। अरे तो आप हिमाचल में कैसे जीते, आप कर्नाटक में कैसे जीते, आप कैसे आजमगढ़ जीते थे, तब ईवीएम कहाँ थी? आज ईवीएम आपका विषय बिंदु है। ईवीएम ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं जिस पर बात कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर हम चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हुए। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, रणनीति को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। मोहम्मद साजिद जी, आपसे हमारा सवाल यही था कि जाट वोट बैंक के लिए, फाइनल कमेंट के तौर पर आपका जवाब ले लेते हैं, जाट वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी जाट समुदाय के लोगों को, उनके पास काफी नेता है और उनको चुनाव लड़ा रही है और टिकट भी दिए हैं। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था तो राजनीतिक सियासत में जाटों की भागीदारी बड़ी थी। 2014 के चुनाव में केवल 14 विधायक एमएलए थे जाटों के, और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ आरएलडी का और 17 हो गए, जिसमें आरएलडी के भी 4 विधायक बने 2022 में और 3 सपा के पास है। जबकि इससे पहले आरएलडी भी लॉस में थी और जाट समुदाय भी लॉस में था और सियासत में उनकी भागीदारी खत्म हो रही थी। और ये वही भाजपा है जिन्होंने, और अब फिर भागीदारी बढ़ेगी उनकी। और जाट समुदाय, देखिए किसान जो है वो पूरी तरीके से नाराज है उनकी नीतियों की, उन पर जो जुल्म जातियां हो रही हैं। तो जाट इस बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ, चलिए फिलहाल जिसके जाट उसी की खाट होने वाली है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो 2024 का जो महासमर है वो जाट लैंड को लेकर अब जो सियासी दांव हैं वो चले जा रहे हैं, और जाट जिस ओर खाट उसी ओर, ये कहा जाता है। और इस खाट पर कौन सवार होगा ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार का जो चुनावी 2024 का लोकसभा चुनाव है इस लिहाज से भी बेहद चुनौतीपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।